अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आज का आखिरी लेक्चर के लिए तैयार होंगे। इंशाल्लाह आज हम रिमेनिंग जो टेक्निक्स हैं बायोलॉजी की वो डिस्कस करेंगे जो कि रह गई थी कल। ठीक है जी। रिमेनिंग जो हमारी टेक्निक्स थी वो आप पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हम लोग जो है ना वो टेक्निक्स पढ़ रहे थे। आज हमने क्रोमेटोग्राफी से स्टार्ट करना है। क्रोमेटोग्राफी ना वैसे आमतौर पर केमिस्ट्री की टेक्निक है, लेकिन ये चूंकि बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसका कोई भी बायोलॉजी में भी इसका कोई ना कोई काम है। ठीक है। कुछ हम भी है सर जी। बेटे आप अपने लेक्चर में जाए ना, आप यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं? सर जी शो हो गया था, बस आगे हम भी नहीं। बेटे अपनी अपनी क्लास में जाएं। इट्स नॉट। तो बच्चों आज क्रोमेटोग्राफी बेटे ये जो ग्राफी होती है ये ऐसी ग्राफी है जिसको हम सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं पानी के साथ। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। इसके अंदर हम वेरियस सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। अब ऐसा सेल बायोलॉजी में कब करना पड़ता है? सेल बायोलॉजी के अंदर आपको पता है ना, इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं जो प्रोटीन्स और इस तरह डीएनए वगैरह होते हैं। ये सेपरेट करने बड़े ज़रूरी होते हैं ताकि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकें, वायरसेस को, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकें। जब तक हम उनको अलग नहीं करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो सम टाइम हम इस तरह की प्रोटीन्स को, इस तरह के सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस करते हैं। इसमें दो फेजेस इस्तेमाल होती हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब दो फेजेस होती हैं बच्चों। एक फेज का नाम है स्टेशनरी फेज जो मूव नहीं करती, जो अपनी जगह पर फिक्स रहती है, और दूसरी होती है मोबाइल फेज जो स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करती है और सब्सटेंसेस को अलग कर देती है। और ये जो सेपरेशन है ये डिपेंड करती है डिफरेंशियल मूवमेंट पे। कैसे? अगर हम क्रोमेटोग्राफी करके देखें तो आपको पता है हम इस तरह एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेते हैं। ये बचपन में हमने की हुई थी क्रोमेटोग्राफी, आप लोगों ने भी की होगी। ये एक टैंक होता है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है। ठीक है, या क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है। ये एक पूरा चैम्बर है, एक पूरा कमरा है। कमरा नहीं मतलब एक सेटअप है। इस सेटअप से हम क्रोमेटोग्राफी करने लगे हैं। हम यहाँ पे सॉल्वेंट, इसके अंदर हम यहाँ सॉल्वेंट डाल देते हैं जो कि मोबाइल फेस का काम करता है, और बीच में हम एक पेपर रख देते हैं। ठीक है, पेपर रख देते हैं। जिस मिक्सचर से हमने चीजें अलग करनी है उस मिक्सचर का ड्रॉप हम पेपर पे डालते हैं। जब ये मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव करती है, सो उस मिक्सचर में से, उस ड्रॉप में से मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को अलग करती हुई निकलती है। शायद आप लोगों को याद होगा हमने इस तरह ना कलर, इंक्स के जो कलर होते हैं, अगर आप 2-3 कलर की इंक्स को मिक्स कर देते हैं, सो उन कलर्स को अलग करने के लिए हम उस मिक्सचर को पेपर के ऊपर डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं। उस ड्रॉप को फिर हम इस पेपर को जिसके ऊपर हमने ड्रॉप डाला है यहां डाल देते हैं। ठीक है, अब ये मोबाइल फेज है, जो सॉल्वेंट है, ये पेपर अब्जॉर्ब करेगा। ये पेपर के अंदर अब्जॉर्ब होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इसीलिए इसको हमने मोबाइल फेस कहा है। सॉल्वेंट को ये मूव करेगा और इस मिक्सचर में से चीजों को अलग कर देगा।
इस मिक्सचर में से चीज़ों को अलग कर देगा। एक यहाँ पे चीज़ आ जाएगी ऐसे लंबी सी, एक इधर आ जाएगी, मीन कलर अलग हो जाएंगे। तो सेपरेशन के लिए हम लोगों ने दो फेजेस इस्तेमाल किए, एक मोबाइल फेज जो कि सॉल्वेंट है और एक स्टेशनरी फेज जो कि अपनी जगह पे पेपर फिक्स था और उसके ऊपर हमने मिक्सचर डाल दिया। ये काम हमने ना इंक्स को अलग करने के लिए बचपन में किया था, आप लोगों ने नहीं किया तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, करना चाहिए था। खैर इसमें हमने किया क्या, मुख्तलिफ कलर्स की जो इंक्स हमने मिक्स की थी वो अलग कर ली, ठीक है। तो ये मोबाइल फेज जब इसमें से पास हो रहा होगा तो वो मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को अलग करेगा। अब हर किस्म का सब्सटेंस एक स्पीड से मूव नहीं करता, किसी की स्पीड ज्यादा तेज होगी वो जल्दी ऊपर चला जाएगा, किसी की आहिस्ता होगी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। सो मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द मूवमेंट, डिपेंड अपॉन, अगर मूवमेंट की स्पीड डिफरेंट होगी तो सब्सटेंस अलग हो जाएंगे। जिसकी मूवमेंट की स्पीड तेज होगी वो सब्सटेंस पहले ऊपर चला जाएगा, जिसकी हल्की होगी वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। सो ऊपर वाला और नीचे वाला सब्सटेंस अलग हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसकी टाइप्स मैं लिखवा रहा हूं आपको, नाम याद कर लें। ये वाली क्रोमेटोग्राफी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत आम है ये, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उसके अलावा दूसरी जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, उसके अंदर हम कॉलम यूज करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है। उसके अलावा एक क्रोमेटोग्राफी जो है वो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी होती है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी होती है। उसके अलावा होती है गैस क्रोमेटोग्राफी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। 4 हो गई। उसके अलावा एफिनिटी बड़ी मशहूर है, लेकिन सबसे मशहूर फिर भी पेपर क्रोमेटोग्राफी ही है। 5 हो गई। उसके अलावा आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं। सो और भी बहुत बेतहाशा टाइप है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। उसके अलावा डाई लाइगेंड क्रोमेटोग्राफी भी होती है। सो ये और लिख लें, डाई लाइगेंड क्रोमेटोग्राफी, 7 कर लें, बहुत है ये, ठीक है, 7 कर लें, बहुत है, इनके नाम आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे मशहूर कौन सी है जी, पेपर, बिकॉज हमने इसके अंदर पेपर यूज किया है एज ए स्टेशनरी फेज, यानी जो हरकत नहीं कर रहा, और इससे हमने चीजें सेपरेट की हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको इंक्स का बताया है, लेकिन हम लोग बायोलॉजिकली अपने मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स में आइंस वगैरह को, ब्लड में से आइंस को सेपरेट करना चाह रहे हैं। उसके अलावा किसी सैंपल से, बायोलॉजिकल सैंपल में से चीजों को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो आप क्रोमेटोग्राफी करेंगे। ठीक हो गया बच्चों, इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्रोमेट हमारे दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल मीन जेल, इलेक्ट्रो मीन करंट, ठीक है, यानी बिजली, और इस बिजली की मदद से हम सेपरेशन करेंगे। और ये सेपरेशन बायोमोलिक्यूल्स की ही होती है। ये करते कैसे हैं इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये एक सेटअप है हमारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप है सारा। इस सेटअप के अंदर हम क्या लेते हैं, हम इस तरह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट्स लेते हैं, प्लेट्स, ये 2 प्लेट्स मैंने बनाई है आपके सामने। इन प्लेट्स के दरमियान जेल होती है, ये जेल है, ठीक है, ये सारी क्या है जिसको मैं लाइनिंग से शो कर रहा हूं, ये जेल है, दिस इज योर जेल। अब ये काम कैसे करेगी, जेल के ऊपर वाली साइड पे आपने एक बफर सोल्यूशन लेना है, जिसको हम अपर बफर सोल्यूशन कहेंगे, अपर बफर सोल्यूशन, ठीक है जी, अपर बफर सोल्यूशन। ये पीएच वगैरह की मेंटेनेंस के लिए होता है वैसे आमतौर पर। और एक आपने
दूसरा बफर सोल्यूशन लेना है ताकि बफर में से करंट वगैरह पास हो सके। दिस इज योर लोअर बफर सोल्यूशन। हम इससे काम कैसे लेंगे, ये पहले आप इसकी डिजाइनिंग समझ लें। हमने क्या करना है, दोनों सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रोड डाल देना है। आपको पता है जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होता है, ये माइनस और ये प्लस। इसको हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। बैटरी सपोज ये आपकी बैटरी है, हम बैटरी के प्लस वाली साइड को प्लस वाली साइड के साथ मिला देंगे, ठीक है, ऐसे, और माइनस वाली साइड को माइनस वाली साइड के साथ मिला देंगे ताकि हमारा ये जो सेटअप है ये सेटअप चल सके। क्या किया हमने, जेल के ऊपर अपना सैंपल लोड कर देना है, जेल के ऊपर अपना सैंपल लोड कर देना है। और आपको पता है ये जो चार्जेस हैं ये अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रोटीन्स जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, मोस्टली प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम इनको नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाली साइड पर लोड कर सकते हैं और नेगेटिव वाली साइड पर हम इस सैंपल को जेल के ऊपर लोड कर देंगे। लोड कर देंगे, लोड सैंपल। जब सैंपल लोड हो जाएगा ना बच्चों, सैंपल लोड हो जाएगा नेगेटिव वाली साइड पर, तो वो ऑपोजिट चार्ज की वजह से तेजी से पॉजिटिव वाली साइड पर मूव करेगा। और जब वो मूव कर रहा होगा वो अपने साइज, अपने वॉल्यूम, अपनी डेंसिटी के मुताबिक स्पीड इख्तियार करेगा। अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो बहुत तेजी से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मसलन आपने ये सैंपल लिया, इसके अंदर आपका सैंपल था, इसमें आपके 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 डीएनए के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, टुकड़े पड़े हुए हैं, 5 फ्रैगमेंट्स है। सिर्फ मिसाल के लिए आपको बता रहा हूं, 5 फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, सबके फ्रैगमेंट का साइज डिफरेंट है। कुछ ऐसे फ्रैगमेंट है जो बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो डीएनए जब आप नेगेटिव साइड पर लोड करेंगे तो जेल के ऊपर डीएनए तेजी से पॉजिटिव वाली साइड पर जाएगा। जो छोटे फ्रैगमेंट होंगे जिनका साइज, जिनकी डेंसिटी कम होगी, वो बहुत तेजी से आगे चले जाएंगे जेल के ऊपर। ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जेल है। और जिनका साइज बड़ा होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा, डेंसिटी बड़ी होगी, वो पीछे रह जाएंगे। जिस तरह बच्चे बड़े तेजी से भागते हैं जवान, और बुढ़े आहिस्ता आहिस्ता मोटे होते हैं ना। सो जो मोटे होंगे, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो बहुत सुस्त होंगे, वो पॉजिटिव की तरफ तेजी से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जो जितनी तेजी से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा डीएनए का मॉलिक्यूल, वो अलग होता चला जाएगा। पहले सारे इकट्ठे थे एक मिक्सचर में, लेकिन जब वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कुछ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होगा, कुछ मीडियम रफ्तार से अट्रैक्ट होगा, वो स्लो अट्रैक्ट होगा। सो वो अलग होते चले जाएंगे। फिर इन जेल के ऊपर हम जब इनको देखने के लिए कोशिश करेंगे तो हम स्टेन यूज करेंगे। स्टेन के जरिए, आप लोगों को मैंने कल बताया था, हम स्पेसिफिक स्टेन यूज करेंगे। स्टेन यूज करने के क्या फायदा ये होगा कि जहां जहां फ्रैगमेंट्स डीएनए के या अगर प्रोटीन भी यूज किया अलग हुए होंगे, तो हम बाद में स्टेनिंग करके लोकेट कर सकते हैं कि हमारे जो अलग हुए टुकड़े हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं। मीन हमने जेल निकाल ली, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके जेल बाहर निकाल ली। निकालने के बाद हमें क्या पता जेल में कहाँ कहाँ हमारा डीएनए का टुकड़ा है, कोई बहुत आगे जो है वो निकल गया। मिसाल के तौर पर ये जेल बाहर, इस तरह की जेल होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने सैंपल रन किया था, हो सकता है एक मॉलिक्यूल इधर पहुंच गया हो, एक इधर पहुंच गया हो, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहे थे ना, तो ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव। हमने ऊपर सैंपल रन किया, ये डायरेक्शन चेंज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर हमने सैंपल रन किया मिक्सचर का जिसमें 5 टुकड़े थे, तो ये 5 टुकड़े अलग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये सबसे छोटे साइज का टुकड़ा था जो पॉजिटिव की तरफ बहुत तेजी से गया। ये उससे कम डेंसिटी वाला, ये उससे कम डेंसिटी वाला, ये उससे कम, और उल्टा हो गया ना। ये ज्यादा डेंसिटी वाला, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा, क्योंकि इसने सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर किया है। इसके बाद वाले ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इतना डिस्टेंस कवर किया है।
इसके बाद वाले ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इसके बाद वाले ने इतना डिस्टेंस जो है ना वो कवर किया है, और सबसे जो आगे जो निकल गया उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो कॉमन सेंस की बात है, जो जेल के ऊपर जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका साइज उतना कम होगा, वो उतना जवान है, मीन वो छोटा है, और जो पीछे रह गया वो मोटा है, ज्यादा डेंसिटी वाला है। तो साइज की बेस पे हम उनको चार्ज की बुनियाद पे, साइज और चार्ज दोनों की बेस पे हम सब्सटेंसेस में से चीज़ों को अलग कर लेंगे, एक सैंपल में से चीज़ों को अलग कर लेंगे। इससे हम प्रोटीन भी अलग कर सकते हैं जो मुख्तलिफ हैं। अगर आपके पास 10-15 प्रोटीन्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं प्रोटीन्स अलग कर लूं, तो प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी बेस पर वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी और साइज की बेस पर अलग हो जाएंगी। मोटी प्रोटीन पीछे रह जाएंगी, बड़ी प्रोटीन, और छोटी प्रोटीन आगे निकल जाएंगी। तो इसके लिए बेस्ट तरीका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, लेकिन ये काम बैटरी के बगैर नहीं हो सकता। सो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो चार्जेस हैं ये एक्टिव हो जाएं, तभी तो अट्रैक्शन होगी, तभी तो अट्रैक्शन होगी। जेल कहाँ पे होती है? जेल सैंडविच हुई होती है दो प्लेट्स के दरमियान, फिर हम प्लेट्स खोल लेते हैं और जेल बाहर निकालते हैं, लेकिन जेल के ऊपर हमें ये बैंड नजर नहीं आ रहे होते। इसको देखने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं, स्टेन डालते हैं, हाईलाइटर डालते हैं, फिर हमें ये नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम इनको विजुअलाइज करते हैं। ठीक हो गया बच्चों? लें जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मेन चीज थी वो जेल थी, और जेल ने काम कब किया? जब आपने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, या इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई किया, कुछ भी कह लें। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से ये सब्सटेंसेस एक मिक्सचर में से अलग हो गए। तो हम चाहते भी यही थे कि हम अपनी प्रोटीन्स को अलग कर लें, डीएनए को अलग कर लें। सो अगर एक ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है, आप चाहते हैं ब्लड में से प्रोटीन्स को अलग करें स्टडी करने के लिए, सो आपको उन्हें पहले सेपरेट करने के लिए इस तरीके को यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? ये जेल मैंने बाहर निकाल के आपको दिखाई है, बुक पे इस तरह नहीं दिखाई होगी आपको। ठीक है, बुक में जेल प्लेट्स के दरमियान में ही पड़ी हुई है। हाँ जी बच्चों, जल्दी से मैसेज कर दिया करो, बहुत ढीले हो आप लोग। और शुरू में देखा दूसरी क्लास के बच्चे आए थे, उन्होंने कहा धड़ाधड़ मैसेज किए हैं। ले स्टूडेंट्स, तीसरी आज की जो टेक्निक है दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट की एब्जॉर्बेंस को मेजर करता है, लाइट की एब्जॉर्बेंस को मेजर करता है कि कितनी लाइट एक सैंपल में से हुई है। इट मेजर्स द लाइट, ये लाइट की एब्जॉर्बेंस को मेजर करेगा और ये बताएगा कि कितनी लाइट जो है सैंपल से पास हो रही है। मेजर्स द लाइट दैट पासिस थ्रू, दैट पासिस थ्रू सैंपल। इससे आपको पता चलेगा कि सैंपल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जितने मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेजेंट होंगे सैंपल में, वो उतना लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब करेंगे। ये वैसे मशीन बनी हुई है, मशीन के अंदर आपको बताता हूँ क्या करते हैं। हम एक सैंपल रख देते हैं, इसके ऊपर लाइट पड़ती है ऐसे, ठीक है, लाइट डालते हैं। लाइट की जब वेव इसके ऊपर पड़ती है तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं बता रहा था कि हम इस सैंपल के ऊपर लाइट डालेंगे, रेडिएशंस की तमाम वेवलेंथ्स को डाल के देखेंगे, और हम इस सैंपल में मौजूद ये जो आपको मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी हैं, ये कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, सो डिपेंड करते लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद हमें ग्राफ मिलेगा, डिजिटल फॉर्म में ही मिल सकता है और वैसे भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का नाम होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे, जिसमें आप लोग ये बताते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितनी एब्जॉर्बेंस की कैपेसिटी है। क्लोरोफिल का नाम आपने सुना है कि क्लोरोफिल लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। अब आपको क्या पता क्लोरोफिल कितनी लाइट अब्जॉर्ब करते हैं? ये ग्राफ बनाया आपने, ये पीक आई, इसका मतलब क्लोरोफिल इस वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। ये 430 नैनोमीटर की लाइट है। तो ये कैसे पता चला? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता चला। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट
कितनी अब्जॉर्ब हो रही है। सो ये फोटोसेंसिस के अंदर आपको पता है इन्वॉल्व होता है क्लोरोफिल। तो हमने ये देख लिया, स्टडी कर ली कि फोटोसिंथेसिस करवाने में कौन सी लाइट ज्यादा अब्जॉर्ब होती है, कौन सी लाइट ज्यादा अब्जॉर्ब होती है। उसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं किसी सैंपल की टर्बिडिटी कितनी है, टर्बिडिटी या क्लाउडनेस कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के सैंपल में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज्यादा सैंपल के अंदर जो है ना वो पार्टिकल्स मौजूद है, उसकी टर्बिडिटी ज्यादा होगी। अगर कम है तो उसकी टर्बिडिटी भी कम होगी, सो जब टर्बिडिटी की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 100 आती है तो आप कहेंगे जी सैंपल में पार्टिकल्स कम प्रेजेंट है। अगर इसकी वैल्यू 1000 आती है तो आप कहेंगे सैंपल में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। इससे यह पता चलेगा कि आपके सैंपल में जो सब्सटेंस है उसकी वैल्यू कम है या ज्यादा है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई सस्पेंशन कल्चर है, जैसे मैंने कल कल्चर की टेक्निक पढ़ाई, याद होगा आप, तो उस सस्पेंशन कल्चर के अंदर आपने सेल्स ग्रो किए थे, सेल्स ग्रो किए। अब आपको क्या पता कि एक दिन आपने ये कल्चर लगाया है, अगले दिन कितने सेल्स इस कल्चर में प्रेजेंट हैं, यू डोंट नो। आप क्या करें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कैलकुलेट करें, इसके ऊपर शुआएं डालें, ठीक है, शुआएं ज्यादा होगी। अगर कोई वायरस है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका आपने कल्चर लगाया है, वो आपके इस सैंपल में मौजूद है, आपको नहीं पता। अच्छा, समटाइम तो ये भी नहीं पता होता कि इस कल्चर के अंदर आपके सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए भी हैं या नहीं। फिर भी वहां पर भी आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अब्जॉर्बेंस चेक करेंगे। अगर तो अब्जॉर्प्शन हो रही है, वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अंदर ग्रोथ हुई है। अगर नहीं आ रही तो आप कहेंगे, अगर कल्चर से पहले वैल्यू ली और कल्चर के बाद वैल्यू ली, दोनों वैल्यूज अगर सेम आ गई तो इसका मतलब कोई ग्रोथ नहीं हुई। अगर बाद में वैल्यू में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब ग्रोथ हुई है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि प्लांट्स कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेती है, और ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके सस्पेंशन कल्चर की टर्बिडिटी कितनी है, ठीक है, क्लाउडनेस जो है वो कितनी है, मीन कंसंट्रेशन कितनी है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो हुए हैं और कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो नहीं हुए। मैंने जो टेक्निक्स पढ़ाई हैं इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं जल्दी से, ठीक है। सो आज मैंने आपको क्या बताया, क्रोमेटोग्राफी बताई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताई, और साथ में आपको मैंने बताया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इन सारी चीज़ों को हम स्टडीज़ में इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। एप्लीकेशंस भी बताई हैं, इस्तेमाल भी बताए हैं। इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें ढेर सारा, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।